ठीक है, जब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी दी जाती है, दिस इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जो इवेंट ऊपर लिखा जाता है वो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है, और बी इवेंट वो है जो कि इवेंट आपका अकर हो चुका है। और इस इवेंट बी ने जो कि अकर हो चुका है उसने आपकी जो सैम्पल स्पेस थी उसके ऊपर अफेक्ट डाला है और उस सैम्पल स्पेस को रिड्यूस कर दिया है। कंडीशन लग गई ना, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ये जो बी है दिस इज़ योर कंडीशन। जब कोई कंडीशन लगाई जाती है तो उस कंडीशन से क्या होता है कि आपकी सैम्पल स्पेस रिड्यूस हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर था, इवेंट ए था गेटिंग अ 6, जब मैंने कोई बात नहीं की थी, किसी कंडीशन की बात नहीं की थी, तो 6 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/6। लेकिन जब मैंने कंडीशन लगा दी कि इस थ्रो के ऊपर आपका सिर्फ इवन नंबर आएगा, कोई ऑड नंबर नहीं आ सकता, आपकी डाई ऐसी है कि वो इवन नंबर ही शो करेगी, तो उसने क्या किया कि इसमें से 1, 3 और 5 को एक्सक्लूड कर दिया। उसने आपकी सैम्पल स्पेस को रिड्यूस करके क्या रहने दिया, 2, 4 एंड 6, क्योंकि यही पॉसिबिलिटीज़ थी। 1, 3 और 5 पॉसिबिलिटी तो एक्सक्लूड हो गई कंडीशन लगने के बाद। अब मैंने इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है आफ्टर अप्लाइंग दिस कंडीशन बी, इवेंट बी जो कि इवेंट बी था। अब कंडीशन लगने के बाद सैम्पल स्पेस रिड्यूस होकर 2, 4 एंड 6 रह गई। अब इसमें से इवेंट ए जो कि अकरेंस ऑफ 6 था उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है, और 6 की फेवर में एक ही सैम्पल पॉइंट है और टोटल सैम्पल पॉइंट सैम्पल स्पेस में कितने हैं जो कि रिड्यूस अब हो गए, ये हो गए आपके 1/3। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी कितनी हो गई, 1/3। सही, इज इट क्लियर? दिस इज योर कॉन्सेप्चुअल, जो काम हम दिमाग में कर रहे होते हैं। अभी मैंने कोई फार्मूला आप लोगों को नहीं बताया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी में होता क्या है। कंडीशन लगने के बाद आपकी जो सैम्पल स्पेस है वो रिड्यूस हो जाती है और फिर रिड्यूस सैम्पल स्पेस में से उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, इफ़ इवेंट ए एंड बी बिलोंगिंग टू द सैम्पल स्पेस एस, आपके पास दो इवेंट्स हैं ए एंड बी और वो दोनों सैम्पल स्पेस एस को बिलोंग करते हैं। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है यहाँ पे कि इवेंट जो बी है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ अकर्ड। तो ए की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट बी आपका अकर हो चुका है, डिनोटेड बाय, किस तरह डिनोट किया जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी के साथ, एंड इज डिफाइंड एज, किस तरह से इसकी डेफिनेशन है, इसका फार्मूला जो आपको दिया हुआ है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी जो दोनों इवेंट्स हैं आपके पास जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं और जो अकर हो चुका है, वो उसका फार्मूला अब आपको बता रहा है, आपके न्यूमरेटर में इसका इंटरसेक्शन आएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास जो यहाँ पे इवेंट बी जो अकर हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए intersection B divided by the probability of B। ठीक है, सो अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि इफ़ वी इंटरचेंज द रोल ऑफ ए एंड बी, ठीक है, हम ए एंड बी के रोल को इंटरचेंज कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका जो ऊपर इवेंट है वो ए होना चाहिए और नीचे वाला बी होना चाहिए। हम ऊपर वाले इवेंट की जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं उसको बी कर दें और जो अकर हो चुका है इसको हम ए कर दें। ये तो सिर्फ डिनोशन है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि इफ़ वी इंटरचेंज द रोल ऑफ ए एंड बी एंड इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज़ अकर्ड, ठीक है, बी की प्रोबेबिलिटी दैट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, और उसको हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे, हम इन दोनों का ऊपर इंटरसेक्शन आएगा और जो इवेंट अकर हो चुका है उसको हम नीचे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी इवेंट को ए कह दें, किसी भी इवेंट को बी कह दें, ठीक है, फॉर्मूले में उसके हिसाब से चेंज आता चला जाएगा। ऊपर उन दोनों का इंटरसेक्शन आना है और नीचे जो इवेंट अकर हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी आनी है, चाहे आप उसको ए कह लें चाहे आप उसको बी कह लें। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने रिड्यूस सैम्पल स्पेस के साथ काम किया था, और जो यहाँ पे फार्मूला है इसमें हमने एक्चुअल सैम्पल स्पेस के साथ काम करना है। इसमें हमें कोई रिडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हम जो है वो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे दोनों इवेंट की, और जो इवेंट अकर हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उनको आपस में डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सो इट्स नॉट सच अ डिफ़िकल्ट वन। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा। एक एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल 11.18 है, अ फेयर डाई इज रोल्ड वंस। अब देखें, आपने एक डाई को रोल किया है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, हमारी सैम्पल स्पेस में 6 सैम्पल पॉइंट्स होंगे 1 से लेकर 6 तक। गिवन दैट द आउटकम इज इवन। अब ये देखिए, ये जो गिवन दैट के साथ आपको दिया हुआ है ना, दिस इज योर इवेंट जो कि अकर हो चुका है। गिवन दैट द आउटकम इज इवन। अब हमें क्या दे रहा है, इवेंट के इवन नंबर आपका अकर हो चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3? क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो नंबर आपने निकाला है या जो थ्रो किया है वो 3 से बड़ा होना चाहिए।
गॉट माई पॉइंट। तो अभी फिलहाल मैं ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करूंगी जिसकी प्रॉबिलिटी आपने निकालनी है, उसको हम ए से डिनोट करेंगे और जो इवेंट अकर हो चुका है गिवन दैट में उसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको यहाँ से समझ आ रही है कि आउटकम इज इवन, ठीक है। सेट ये वाला जो इवन है, दिस इज योर इवेंट बी जो कि नीचे जाएगा, एंड व्हाट इज द प्रॉबिलिटी के साथ जो इवेंट आ रहा है, ये वो इवेंट है जो ऊपर वाला है। ये वाला मैं फॉर्मूला यूज़ नहीं करी, मैं ये वाला यूज़ करी, मैं ए से डिनोट कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो इवेंट ए क्या है आपका, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। ओके, तो सबसे पहले तो हम अपनी सैम्पल स्पेस लिखेंगे, फिर उसके बाद मैं इवेंट ए के फेवरेबल आउटकम लिखती हूँ। इवेंट ए क्या है आपके पास, दैट इज, बल्कि ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर